देखिए ये जो पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का है ना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो ओवर द इयर्स पूछे जा रहे हैं। इसको आप प्राइम मिनिस्टर वाले में भी यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो कि आपको पीएमओ या कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उसमें भी आप कोट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये। तो इसमें आपको पीएमओ का सबसे पहले क्या करना है। देखिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है हाईएस्ट लेवल का, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, डिसीजन मेकिंग हायरार्की। और इसको स्टाफ बॉडी भी बोल सकते हैं आप। तो लाइन एंड स्टाफ का जो अंतर बताया गुलिक नरविक ने, और हायरार्की वाले जितने भी थिंकर्स है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग वेबर। और डिसीजन मेकिंग मॉडल जो आपको साइमन ने बताया था, प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग एज सेड बाय साइमन। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में देखिए ऐसे ही होता है कि एक लाइन आपने लिखा और बाकी सारी कनेक्टिविटी है, देन ऑल्सो इट इज लुकिंग फाइन कि हाँ ये समझ रहा है चीज़ों को कि क्या है। बिकॉज डिसीजन मेकिंग का एक पूरा हायरार्की है आज के डेट में, और पीएमओ एक डिसीजन मेकिंग हायरार्की ही है, बॉडी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग किया जाता है, और टॉप डिसीजन मेकिंग हायरार्की है ये एक तरीके का। अब जिसमें देखिए तीन तरीके की चीज़ें सिंस इंडिपेंडेंस रही हैं, जिसमें कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है और पीएमओ है। अब ये तीनों को देखने में बहुत आसान लग रहा है। इसको हम लोग गोली करवी कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल से, क्योंकि कैबिनेट कमेटी क्या करती है, बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है, तो यहीं के यहीं हम लिख देंगे, इंतजार नहीं करेंगे कि हमको अंदर जाके फिर लिखना है। अंदर में भी जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो और चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। कैबिनेट सेक्रेटरी देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा हेड आपको हेल्प करता है कैबिनेट कमेटी को। तो ये ऑफिशियल अपेक्स हायरार्की है वेबेरियन कल्चर का। कैसे? क्योंकि ये नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के टॉप पे है, ये सबसे बड़ा अधिकारी है, तो ऑब्वियसली वेबेरियन कल्चर को फॉलो करेगा ही। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अगर हम देखें तो वो स्टाफ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जस्ट लाइक नीति आयोग एंड अदर। तो उसमें तीन चीजें हम देखते हैं, स्टाफ प्रिंसिपल देखते हैं, लाइन प्रिंसिपल देखते हैं एंड ऑक्सिलरी प्रिंसिपल देखते हैं। तो ऑक्सिलरी में हम देखेंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। अभी जस्ट मैं मुगल का बना रहा था तो उसमें मैंने बताया कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में। उस टाइम में क्या था, उस टाइम में स्टाफ भी था और प्लस ऑक्सिलरी था। ये समझना पड़ेगा सिंपल से। अब देखिए इवोल्यूशन जो है, अच्छा ये जो बनाया गया है मॉडल आंसर, ये पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरी के किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको यही लिखना है। आप समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग इधर से उधर चले जाते हो, कहीं से कहीं चले जाते हो। तो रैदर फॉलो दिस। अगर पीएमओ सेपरेटली पूछ रहा है तो भी ये तीनों लिखो आप, कैबिनेट सेक्रेटरी सेपरेटली पूछ रहा है तो भी लिखो, और दोनों के विवाद को लिख रहा है या दोनों के कॉन्ग्रुएंस को या दोनों के vis-a-vis लिख रहा है, पूछ रहा है, तो भी आप यही लिखोगे मॉडल आंसर्स में। अदर देन दिस यू आर फ्री टू राइट कि पीएम के बारे में एक लाइन और उसका आर्टिकल, दैट इज फ्री, कि वो आप लिख सकते हो, जीएस से नॉलेज आपका आ जाएगा। बट दिस इज लाइक कि ये पब्लिक एड में ऐसे आना चाहिए। दूसरा पब्लिक एड का क्या होता है, इवोल्यूशन हमेशा बताना होता है एज यू सी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये आपको पीएमओ आया, और ये किस तरीके का बॉडी है। तो यहाँ पे ये बताने वाली चीज नहीं है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सब जीएस का नॉलेज आपको एनी टाइम लिख सकते हो आप। बट यहाँ पे बेसिकली इसका नाम क्या था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। उसके बाद देखिए ये डेट बहुत अहम होता है। तो ये नेहरू के प्रीमियरशिप में 1848 और 49 में स्टार्ट हो चुका। शास्त्री एरा में ये रेगुलर डिपार्टमेंट के तौर पे फुल फ्लेजेड सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाने लगा, और ये टॉप लेवल पॉलिसी मेकिंग इसमें इन्फ्लुएंस किया है इसने, पीएमओ ने, शास्त्री जी के एरा में। तो ये दूसरा एरा हो गया, नेहरू, शास्त्री, गांधी, इंदिरा गांधी। अब ये 66 से लेके 77 तक ये साइज इनका और पावर और अथॉरिटी बढ़ गया, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा गया इनके जमाने में। सारी चीजों को नेशनलाइज करना, प्रीवी पर्स को खत्म करना, अपने हाथ में पूरा कमांड लेना, प्रेसिडेंट्स को बिल्कुल साइड कर देना, प्रेसिडेंट्स को साइड कर देना, और इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना। तो गांधी जी जो है, इंदिरा गांधी जी, उनको ब्रूट अथॉरिटेरियन सिस्टम के तौर पे, तो लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लैक ऑफ फेटर्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट जो हम पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ से ज्यादा रूल ऑफ पर्सन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट हम उतना खोल के नहीं समझेंगे, यही लिखेंगे हम, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और ज्यादा से ज्यादा इसको समझा सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? 75 से 77 इमरजेंसी का एरा है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और अथॉरिटी वेस्ट किया गया पीएमओ में, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जून 77 में पीएमओ बना दिया गया इसको, तो ये एग्जैक्टली याद रखेंगे आप।
राजीव गांधी के टाइम में इसने लॉस्ट स्टेटस और प्रेस्टीज दोनों पाया है, मतलब अथॉरिटी भी है साथ में प्रेस्टीज भी है। नेगेटिव वाइब्स कम है, पॉजिटिव वाइब्स ज्यादा है। 30 साल, लास्ट के 30 साल में आपको लिख देना है कि इंक्रीजिंग स्टडीली डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इनकम्बेंट पीएम, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और लो प्रोफाइल भी मेंटेन साथ में करता रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि लो प्रोफाइल है या नहीं है, जैसे आज के टाइम में लो प्रोफाइल नहीं है, हाई प्रोफाइल है। तो दिस इज द वे यू शुड बी राइटिंग इवोल्यूशन, जहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखना है बट मेजर पॉइंटर्स तो लिखने ही हैं आपको। ये सेक्रेटेरिएट का नाम नेहरू जी का, शास्त्री जी का, गांधी जी का, जनता रेजिम का, और फिर पीएमओ बनाया जाना और राजीव गांधी जी का। इतना तो आपको इवोल्यूशन में लिखना ही है। ये वाला पार्ट तो आगे भी कवर होता है रिसेंट वाले शेप में, ठीक है। तो ये इसमें आपको बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं चाहिए इवोल्यूशन में कि आप फिर उसमें कनेक्ट करने लगे, rather than connect it with section 2 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिविक कल्चर, ये सब चीजें लिखने को, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पर्सन, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, राइट। ऑथोरिटेरियनिज्म, ये सब वर्ड यूज करिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सेपरेटली लिखना चाहिए कि पॉलिटिकली पीएम हेड करता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करता है। दिस इज द वे यू शुड बी राइटिंग एडमिनिस्ट्रेशन आंसर्स हियर इन सेक्शन 2। नहीं लिखोगे नंबर नहीं देगा, आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो मुझे पता है और पॉलिटिकली पीएम है ही है पीएमओ का, तो क्या लिख के हो जाएगा। बट यू आर जस्ट गिविंग द हेड कि कौन कौन हेड है यहाँ पे, पर वो नहीं लिखोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1 to 2 आपको एडिशनल सेक्रेटरी, 3 से 5 जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर ऑफ डिप्टी एंड अंडर सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये आप हायरार्की बता रहे हो सेक्रेटरीज का। सबसे ऊपर में कौन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल, उसके बाद जॉइंट, उसके बाद डिप्टी, अंडर सेक्रेटरी। तो अगर आपको एक छोटा सा ये चीज बनाने को दिया जाए हायरार्की, यू शुड बी मेकिंग लाइक दिस, और यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पीएम को बिठा दो, बाकी लोगों को यहाँ पे पुट कर दो। दिस इज अप टू यू। दिस ऑफिसर्स आर सपोर्टेड बाय रेगुलर ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट। ये लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ये दोनों लाइन लिखना है। पीएमओ का फंक्शन देखिए, लाइजनिंग होगा, असिस्टिंग होगा, कोऑर्डिनेटिंग होगा। तो इसमें हम लगातार लिखेंगे कि कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड फ्यूल का, डिपार्टमेंटलाइजेशन गुलिक का, पोर्टफोलियो सिस्टम मैनेजमेंट जो है वो, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग पीसी पहले था, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, तो वो सब चीज़ें सिंपली भी लिख सकते हैं आप। फिर पब्लिक रिलेशंस जो करता है उसमें 3 चीज़ें अहम होती है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जो कि लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। बर्नार्ड साइमन ने इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है बिहेवियरलिज्म में। तो हमने इसको तुरंत पकड़ लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, राइट, कि प्रेस से और पब्लिक रिलेशंस पीएम करता है पीएमओ के थ्रू, तो उसका इस तरीके का कार्य है। देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस, तो रूल्स ऑफ बिजनेस जैसे ही समझ में आया तो रूल ऑफ लॉ या लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात वेबर की आ जाएगी कि उसको फुलफिल कर रहा है यहाँ पे, है ना। रिटर्न रूल्स को फॉलो करना, हायरार्की को फॉलो करना, कमांड को फॉलो करना, ये सब वेवेरियन ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेसिडेंट, गवर्नर और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को लाइजन करता है, लाइजनिंग पावर। तो ये लाइजनिंग भी बहुत सारे थिंकर्स ने बताया इंक्लूडिंग टेलर, क्योंकि इनके लाइजनिंग डिपार्टमेंट होते थे कहाँ पे, जहाँ पे आपको मल्टीपल हेड्स प्लानिंग के और एग्जीक्यूशन के होते थे, वहाँ लाइजनिंग ऑफिसर्स भी बिठाए जाते थे, गैंग बॉस, गैंग क्लर्क और ये सब। बट वो इतना लिखना जरूरी यहाँ पे नहीं था, बस लाइजनिंग आप लिख लीजिए। थिंक टैंक, तो ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव वाइड ड्रॉअर का और नीति आयोग का जो बेसिकली काम है, वो ही काम पीएमओ भी करता है। तो आप यहाँ पे सब्सटैंशिएट भी कर सकते हैं कि नीति आयोग, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के काम में ओवरलैपिंग होती है, एंड यू कैन शो लाइक दिस, छोटा सा एक बना के ये शो कर सकते हो, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड तीसरी चीज नीति आयोग। तो यहाँ पे पॉलिसी डायनेमो लिख दो, इसको इसको लिख दो कि लाइजनिंग पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मिक्सचर हो जाएगा ये, और ये सीएस कैबिनेट सेक्रेटरी, बेसिकली कैबिनेट, आर्च ऑफ कैबिनेट। तो इस तरीके से आपको सब्सटैंशिएट एक चित्र बना के छोटा सा कर सकते हो। हर जगह संभावना है वो इसी से निकल के, राइट। के बाद आ जाइए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे, तो उसका भी हिस्ट्री लिख दिया गया यहाँ पे, है ना। स्टाफ बॉडी है, उर्विक के कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, डिसीजन मेकिंग साइमन का है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। हाँ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, तीन तीन विंग हैं इसके, इसके बारे में लिख दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी के बारे में लिख दिया। तो ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा आपको लिखना होगा पेपर 2 में भी।
भूलिएगा नहीं इसको। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करेंगे, पेपर 1 से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। और रूल्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट अलॉटमेंट की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे डाइसी का रूल ऑफ लॉ लिख दिया मैंने। बार बार वेबेरियन कल्चर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां कनेक्ट होता है कहीं कहीं पे आपको शो करना होगा। डायरेक्ट चार्ज ऑफ पीएम, या यहाँ पे देखें डिसीजन मेकिंग का फिर से, तो ये क्यों हमने फिर से लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने वहां देखा पीएमओ में, तो कैबिनेट सेक्रेटरी में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन होंगी, तो वही चीजें यहाँ लिखी गई हैं। मेजर क्राइसिस सिचुएशन में कोविड क्राइसिस और ये सब, यहाँ पे वो भी बताया जा सकता है, सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये सब चीजें। ठीक, कैबिनेट सेक्रेटरी का काम क्या है, मंत्रणा करना, जो कि कौटिल्य बताता है कि कॉन्शियंस कीपर ऑफ सिविल सर्विसेज, कोऑर्डिनेशन करना। ये सब हम पब्लिक एड के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल रोल है। डिजाइन एक्टिविटी है ये, जो आइटम एंड एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट है, एजेंडा तय करना। डिजाइन एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी के बारे में जिन्होंने बताया, साइमन ने बताया या पॉलिसी मेकर्स बताते हैं, वो आप लिख सकते हैं। सीनियर अपॉइंटमेंट कैसे हैंडल होता है, टैलेंट मैनेजमेंट एज सेड बाय टेलर। टैलेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, टेलर के द्वारा वो बताया गया यहाँ। उसी तरीके से आप कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग क्राइसिस के बारे में लिखेंगे। तो ये कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी की बात लगातार करते हैं स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल के थिंकर्स, वो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। राइट, उसके बाद आइए, आप सिविल सर्विसेज बोर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन भी लिखा जा सकता है कि सेकेंड एआरसी फोकसेस मोर ऑन सिविल सर्विसेज बोर्ड विच इज हेडेड प्रोफेशनली बाय पूल ऑफ ऑफिसर्स, एंड उसमें फिर अपॉइंटमेंट प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें करेगा। अब ये मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को, तो कम्युनिकेशन चैनल मेंटेनेंस जो है ये आपका मेन गोल होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का, एज सेड बाय बर्नार्ड। ये चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पे। चेंजिंग कंटूर क्या है, देखिए दोनों के बारे में आपने लिख दिया, पीएमओ एंड कैबिनेट के बारे में, तो अब चेंजिंग कंटूर बताएंगे। तो इवॉल्व हुआ है, वेरीड है, अब इसका रोल, नेहरू में साइज लिमिटेड था, रोल लिमिटेड था, फिर अब कैसे कैसे इसमें सब्सिक्वेंट पीरियड में दोनों के बीच में विवाद बढ़ा घटा, चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे अब लिखेंगे हम। सेम चीज है जो ऊपर हमने लिखा, बट इसमें यहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस होगा क्योंकि हम दोनों के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंटर्स आप चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेक ऑफ डिजाइन हमें रिपीट करनी होती है कई बार चीजों को। क्यों? क्योंकि पता चले कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसमें कि कैबिनेट सेक्रेटरी और पीएमओ अलग से नहीं पूछा, डायरेक्ट चेंजिंग कंटूर पूछ दिया, तो क्या करोगे आप, वो सब चीजें नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे थोड़ा बहुत ऊपर बता के, है ना, डेफिनेशनल मोड में। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देखेंगे। और फाइनली हमने थोड़ा सा इसमें जनता पीरियड का जिक्र किया, फिर राजीव गांधी ने लिटरली डेट्स डाले, मोरारजी देसाई का कोलिशन। अब कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत वीकर हो जाता है पीएमओ का रोल, बिकॉज पीएम इज नॉट वन बट मेनी पावर सेंटर्स आर देयर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे की मिनिस्टर्स होंगे जो कि तंग करेंगे की कोर कैबिनेट मेंबर के तौर पे, जैसा आपने यूपीए 2 में देखा। तो उसका एग्जाम्पल लिखा भी जा सकता है आगे भी इसके पॉइंट के बाद। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, इन सब में वीकर रहा पीएमओ का रोल। तो रिग्स का आप यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि डेवलपिंग सोसाइटीज का फीचर है। जबकि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं दिखता आपको, इंटीग्रेशन दिखता, बिकॉज प्रेसिडेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत पावर्स हैं, एंड ही कैन लिटरली मेक और ब्रेक द इंस्टीट्यूशन, बट इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पीएम फॉर्म में कोलिशन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, दैट इज द वन ऑफ एनालिसिस ऑफ चेंजिंग कंटूर बिटवीन पीएम एंड कैबिनेट। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर पीएमओ वीक है तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बहुत ज्यादा मजबूत होगा, सिंपल सी बात है। द पीएम विल रिलाई ऑन द कैबिनेट सेक्रेटरी, बिकॉज कैबिनेट सेक्रेटरी सबको सुन रहा है, सबको देख रहा है, और बहुत ही वाइज डिसीजन ले रहा है ब्यूरोक्रेसी को, स्टेबिलिटी और फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। अब स्ट्रॉन्गर क्यों हुआ, तो इसके लिए पूरा पॉइंटेड पॉइंटेड फॉर्म में आप दे सकते हैं, पर्टिकुलरली एनपीएम रिफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अंडर पीएम, ये सब सारा जो ये जो लाइंस हैं, ये सारे लाइंस पब्लिक एड के लाइंस हैं, राइट। उसी तरीके से जैसे पार्टिसिपेटिव या अथॉरिटेरियन, तो ये चीज़ें हैं, जैसे इंक्रीजिंग चैलेंजेस है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सब चीज़ें, कोलिशन पॉलिटिक्स यहाँ पे फिर से लिखा जाएगा, रिग्स का डेवलपमेंट पैराडाइम,
कोलिशन बार्गेनिंग की बात हो रही है, डिजिटल एरा गवर्नेंस की बात हो रही है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करी जा रही हैं किससे? पब्लिक एड्स। मंडला थ्योरी को आप यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे एलपीजी में किस तरीके से ऑसबॉर्न एंड गेबलर वगैरह करता है वो भी लिख सकते हैं। बट डोंट डू ओवर थिंक। ओवर थिंक करने से यहाँ पे नहीं होगा। जहाँ जरूरी है वहाँ कर दीजिए, बस छोड़ के आगे बढ़िए, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। तो इसीलिए मैंने भी हर जगह कनेक्ट नहीं किया, जहाँ जहाँ कनेक्ट करना जरूरी था वहाँ कनेक्ट किया है मैंने। बस उसको फील आना चाहिए। और ये जो कंटेंट है, कोर कंटेंट, उसको मिस नहीं करेंगे इन द वांट ऑफ खाली कि भाई खाली कनेक्टिविटी हो रही है। तो कंक्लूजन में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि जब हैवी मटेरियल होता है, यहाँ पे ये सारे हैवी मटेरियल हैं जिसको याद करने हैं, तो डेफिनेटली आपका कंक्लूजन एक बहुत ही शॉर्ट सा हो सकता है कि ये माइक्रो कैबिनेट है और सप्लांट कर रहा है कैबिनेट को पॉलिसी मेकिंग फंक्शन में भी। और इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है चीफ एग्जीक्यूटिव का वर्ल्ड ओवर, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी स्टेचर बढ़ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुका है। और इसीलिए जो पीएमओ स्ट्रेंथन हो रहा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के वीजावी। तो ये चीज़ अपने आप में कंक्लूड कर दे रहा है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंक्लूजन यही होगा, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के क्वेश्चन आते रहे हैं और वो आएंगे, हो सकता है आएंगे दोबारा भी। तो यू कीप रेडी विद दिस, आप लोगों को रेडी रहना है। तो सर जी, BE में ओवर शैडो कहाँ कहाँ पे कर रहा है, ऐसा कुछ सर बता पाएंगे इसमें कैसे करेंगे? दोबारा पूछिए। पीएमओ सर जो कैबिनेट सेक्रेटरीट को, एक्चुअली कैबिनेट सेक्रेटरीट को पीएमओ से ज्यादा पावर तो होना ही चाहिए रियलिटी में, बट हम्म। ओवर शैडो कहाँ कहाँ पे कर रहा है सर ये? क्यों होना चाहिए? आप तो वो चीज़ गलत बता रहे हैं कि पीएमओ को होना चाहिए ज़्यादा पावरफुल। नहीं, पीएमओ को नहीं सर, कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी को पावरफुल होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे यस। हमने लिख दिया पूरा चीज़ कि स्ट्रांगर क्यों हुआ पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, तो अपने आप में ये बताता है कि रीजन यस। क्या है सेक्रेटेरिएट के कम होने के। समझ रहे हैं? तो इसका ये जो आपका सवाल है, इसी से इसका उल्टा सोचने पे ही आएगा वो जवाब। यस। प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट है, अगर यहीं पे अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रहता तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बहुत मजबूत रहता। यस। यहीं पे स्ट्रॉन्गर चीफ एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ अगर कोएलिशन होगा तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मजबूत हो जाएगा। यहीं यस। पे आपको एक्सपेक्टिव लेजिस्लेटिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे ना होता जैसे अमेरिकन सिस्टम में है, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मजबूत होता। यस। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अगर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया जाता किसी मिनिस्टर के हाथ में, तो डेफिनेटली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो जाता। एनपीएम रिफॉर्म अगर नहीं हुआ रहता, हम सोशलिस्टिक कंट्री रहते, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रहता। ब्यूरोक्रेसी, नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का ज़्यादा बोलबाला। लेकिन पीएमओ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, तो डेफिनेटली एनपीएम रिफॉर्म के थ्रू वो होगा, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल बाउंडेडनेस है। आप समझ रहे हैं? तो ये यस। चीज़ें आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी गई है ना, वो सब दर्शाती हैं कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का रोल कम क्यों हो रहा है या इसको क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी बता रहा है। तो रोल अहम यस। होना चाहिए, लेकिन हुआ क्यों नहीं या क्यों ऐसा हो रहा है कि पीएमओ, इट इज जस्ट की तीन चार वर्ड इसमें आपको सोचना है कि पीएमओ इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म, यस। प्रोफेशनलाइजेशन। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी को डी ब्यूरोक्रेटाइज करने का एनपीए एनपीएम एरा में। तीसरी चीज, मार्केट स्ट्रेटजीज को लाने का, जो पीएमओ कर सकता है बहुत इजीली, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज नॉट बाउंड बाय दैट मच ऑफ रूल्स लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी। यस। दूसरी बात, कैबिनेट सेक्रेटरी पे हिंज करता है गवर्नमेंट, लेकिन पीएमओ पे गवर्नमेंट हिंज नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर हिंज करता है। तो उसकी जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, लीगल पर्सनालिटी है, रैशनल पर्सनालिटी है, या जो आपका ट्रेडिशनल पर्सनालिटी है, वो पीएमओ बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा। इट इज जस्ट लाइक कि वो समझ लीजिए कि सलमान खान का पीए है, समझ लीजिए यस। वही, कि उसको इतना चमका के दिखाएगा जितना वो चमकदार है भी नहीं। या नहीं? पता है? तो वो चीज इस तरीके से यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। कोएलिशन में, ऑब्वियसली कोएलिशन में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट महान होगा। टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट होगा तो ऑब्वियसली पीएमओ महान होगा। प्रगति इसका एग्जाम्पल है, देख लीजिए प्रगति मॉडल में। तो कैबिनेट सेक्रेटरी वहाँ होता है बट प्रोमिनेंटली नहीं होता है। पीएमओ नहीं होता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ पे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि उसको लिंच लाइजनिंग करनी है। उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके की नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी डांट देगा चीफ सेक्रेटरीज को, दिक्कत हो जाएगी, हायरार्की। लेकिन पीएमओ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन लोगों को डांटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीएम भी। दिक्कत। अब तो ये चीज यहाँ पे तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ एकदम सिंपली सोचना है तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे यस। मंडला थ्योरी कौटिल्य का,
अब सोचिए कि वो पीएम साहब जो हैं सबसे बड़ा हिंज कर रहे हैं आज के डेट में इस पे, तो हम्म अगर कहीं फोन लगाना है तो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं फोन लगाएगा एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सपेक्टिव देख के। हम्म पीएमओ के थ्रू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू वो पहले बैक चैनल डिप्लोमेसी बनाएंगे और फिर जाके कैबिनेट सेक्रेटरीट और फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह जाएंगे, फॉर्मली जाएंगे। तो आप देखेंगे हम्म शेरपा वगैरह वाला जो G20 में जा रहा है उनको मेनली पीएमओ उन एजेंडा तय करता है। लेकिन जब फाइनली जाता है, प्रधानमंत्री जब जाता है, तब कैबिनेट सेक्रेटरी उसके पीछे पीछे हो लेगा। हम्म। बहुत अहम चीज है। या नहीं तो अगर कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं जाएगा तो वो पूरा ब्रीफ बना के तैयार कर देगा, पार्लियामेंट को बता देगा कि यहाँ जा रहे हैं और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देगा, और साथ में भेज जाएगा कौन, फॉरेन मिनिस्टर जाएगा। जाएगा। तो वो चीज़ बहुत यहाँ पे जो है इनके चेंजिंग स्टेटस। तो ये जो मटेरियल है ना, इससे ज्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वो सारा किताब बंद कर दीजिए। परफेक्ट है सर ये, खास करके जी। वो जो एग्जाम्पल है सर बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसमें आप क्या करिए कि इसी को आप लोग 5 बार 7 बार 10 बार पढ़िएगा ना, तो पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे इससे बेहतर बाहर नहीं जाएगा सर, इससे बाहर इससे नहीं। बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीजें हैं, और इतना ही लिखना है। मैंने इसको एज सिंपल एज एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की है, और बेस्ट ऑफ बेस्ट बेस मटेरियल मैंने यूज किया है जो मैं कर सकता क्योंकि था। सर जहाँ पे वो रीजन वाला दिए हैं सर, ये बहुत सारी जगह पे नहीं है, नोट्स कंटेंट में भी वो अवेलेबल नहीं है सर बहुत हम्म जगह। हम्म 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 हम्म। जी। नहीं तो देखिए होता क्या है ना कि ये थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी किताब इस तरीके से लिखेगा ही नहीं, किताबों का बिजनेस एक्चुअली चलते रहना चाहिए, हमारा बंद हो जाए। हाँ। तो किताब वाले एक्चुअली पोथा बनाते हैं, बिकॉज पेज जितना ज्यादा उतना ज्यादा उनको फायदा होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, और वो है कौन सा, एक और दिया है आज मैंने आप लोगों को, मुगल आज दिया है क्या? पीपल पार्टिसिपेशन कल वाला है। पीपल्स वाला भी एक आप लोगों का है, तो पीपल्स वाला करें या मुगला करें, जो आप लोग बोलें। मुगला कर लीजिए सर। मुगला कर लें। मुगला में देखिए, मुगला के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुगले हाँ व्यंजन इस बार हो सकता है आ जाए आप लोगों का। आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको। हालांकि सर मुगल से बीपीएससी ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक ही बार पूछा है। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम सर वो 1909 के बाद डेवलपमेंट, या कभी बोलते हैं कि ब्रिटिश एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन। वो वहाँ पे क्या है ना, ब्रिटिश वाला कम पूछने की संभावना है, क्योंकि वो हाँ हाँ। बाकी जीएस में पूछ देता तो उसको पता है। लेकिन मुगला हम्म। एंड कौटिल्य आपको पता होना भी चाहिए वैसे भी, यस बिकॉज सर। बाकी जगहों पे आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा टेंडेंसी ये नहीं रहता कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं, मेरा टेंडेंसी ये रहता है कि आप कितना बेहतर लिख पाएंगे। कितना बेहतर है। तो यहाँ पे आपको कोर कंटेंट यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका दिमाग से ऊज आउट होगा वहाँ पे कॉपी पे अपने आप। जैसे पीएमओ एंड सेक्रेटरीट मत सोचिएगा पूछेगा नहीं पूछेगा, रट डालिए उसको, ठीक है। आ गया तो एकदम बस। पूरा चकनाचूर कर देना है पेपर पे। उसी तरीके से मुगला आ गया तो चकनाचूर कर देना, नहीं आया तो इसका जितना कंटेंट है सब यूज कर लेना है, पीएसयू वाले में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हम्म। वेलफेयर वाले में, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बारे में, कौटिल्य से डिफरेंस में। कौटिल्य लिखते वक्त मुगलाज काम आएगा, मुगलाज लिखते वक्त कौटिल्य काम आएगा। तो मेरा बिल्कुल। थिंकिंग उस तरीके से चलता है, और ये मेजर टॉपिक्स हैं। ब्रिटिशर्स मैं नहीं करवाऊंगा ना, मैं दूंगा कुछ उस पर, नहीं आने की संभावना, लेकिन मुगला आने की संभावना स्टिल है, क्योंकि यस कौटिल्य सर। पूछ पूछ के बर्बाद हो गया है वो। तो इस बार हो सकता है कि मुगला पूछ दे, हो सकता है। बट मुगला नहीं पूछने के रीजन और भी हैं। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ थिंकिंग, हम्म कि भाई हमारे सिस्टम में इनहेरेंट हो गया है अब ये मुगला, तो हम हटा नहीं सकते, हमें तो जानना जरूरी है ना, जो बाहरी हम्म सिस्टम्स हैं उनको। तो ये चीज़ है, हालांकि यूपीएससी लगातार पूछता है मुगलाइज वगैरह के बारे में, बट इसमें कुछ खास है भी नहीं, इसमें बस कीवर्ड है। तो यहाँ देखिए कि मुगला एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से भारतीय प्रशासन के विकास के संदर्भ में आपको समझना चाहिए। तो ये आपको फोर फादर सुल्तान और सुल्तनत के बारे में, सल्तनत के बारे में लिखना चाहिए। इक्तादारी सिस्टम को भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं, सुल्तान वाले में मेजरली था। उसके बाद आपको बादशाह का टाइटल दिया था, जो कि एम्पेरर कहलाता था। तो ये सब चीज़ें आपके आंसर को थोड़ा यूनिक बनाती हैं, रादर देन लिखने की कि सुल्तान और महाराजा धीराज बादशाह लिखिए, तो बेटर होगा कि हाँ मुगलाज को बोला जाता था। और देखिए अनचैलेंज्ड अथॉरिटी था, तो इसको हमने सेंट्रलाइज्ड डिस्पोटिज्म या सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल से कनेक्ट कर दिया। अब ये जलालुद्दीन अकबर जो हैं महाशय, वो डिक्लेयर कर दिए थे अपने आप को आर्बाइटर, कि वो जितना भी चीज़ है वो जजमेंट से या आर्गूमेंट से या स्पिरिट डी कोर से सॉल्व करेंगे, जिसमें कि एक एग्जांपल सुलह कुल का है। ये बराबर लिखा गया गलती से,
बराबर मत लिख दीजिएगा। सुलह कुल, ठीक है। सुलह कुल का सुलह मतलब यहाँ पे कुल। दीन इलाही और सुलह कुल से मतलब पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था जनता के साथ, जनता के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था, समझ रहे हैं। ये वो थोड़ा यस। वाइज था, ये बोलता था कि अगर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर सिविल स्ट्राइफ में बदल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जस्ट लाइक विल्सन, विल्सन क्या बोलता है कि सिविक स्ट्राइफ और जो 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 हरियन स्ट्राइफ ऑफ पॉलिटिक्स है उससे अलग होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और जनता को। उनकी पब्लिक ओपिनियन को सुनना भी उतना ही है जितना जरूरी है, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उनका। सेम सिस्टम मुगल अपनाते हैं। मुगल बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन लेंगे हम, सुलह कुल भी करेंगे, तुमसे आर्गूमेंट भी कर लें, सब कर लेंगे, लेकिन जब कोड़ा मारने की बारी आएगी तो हम मार लेंगे। ठीक। तो ये चीज है। और आलमगीर जो है हमारे औरंगजेब साहब, वो इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं कि ये इंटीग्रेशन और डिफ्रैक्शन में कोई ये नहीं समझते। वो बोलते हैं भैया हमें जितना ज्यादा नॉन सेक्युलर रूल करना है हम करेंगे। तो ये ऑर्थोडॉक्स पूरा का पूरा सिस्टम है। तो ये रिग्स के सिस्टम के अगेंस्ट चला जाता है कि डेवलपमेंट होगा ही नहीं वहां पे। अब समझ रहे हैं, औरंगजेब 1707 में मरता है, उसके बाद डेवलपमेंट इंडिया में हुआ ही नहीं, सारा डिसइंटीग्रेशन हुआ। यहाँ पे आप देसी देशी रियासतों से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि 550 प्लस जो हो गए थे, इट इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ आलमगीर जी। ये आलमगीर जो है कभी इंटीग्रेशन और डिफ्रैक्शन को समझ नहीं पाए। इनको लगता था कि हम रूल करेंगे तो अथॉरिटेरियन रूल करेंगे। समझ रहे हैं? तो इन चीजों को आपको दिखाना है। एक बड़ी दिक्कत ये थी आप लोगों के आंसर में जो मैंने मुगल वाला देखा, उसमें ना सुल्तान का जिक्र था, ना बादशाह का जिक्र था, ना सेंट्रलाइज डिस्पोटिज्म वगैरह जैसे वर्ड का यूज था, ना सुलही कुल का यूज था, ना औरंगजेब और बाकी शासकों का यूज था। इसमें आपको लगातार दिखेगा, बाबर वाबर सब दिखेगा। मेन फीचर क्या है? एरिस्टोक्रेसी, सेंट्रलाइज पावर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेनेवोलेंट डिस्पोट। ये अकबर के लिए यूज किया जाता था। दयालु महाराज, दयालु अधिकारी, स्पॉट यस। मतलब ये दयालु तरीके का अधिकारी जो है ये था। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड किया गया था तीन चीज में। एडमिनिस्ट्रेशन जो तीन लेवल पे होता है, सेंट्रल, प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट मेनली। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीन चीज को आपको लिखना है यहाँ पे बिना कोई भटके हुए इधर उधर। अब ये नहीं सोचेगा भाई दुनिया जहान सब लिख देंगे, पूरा मुगलाज का हिस्ट्री लिख देंगे, वो नहीं है काम यहाँ पे। आपका काम क्या है? इसी तरीके से एक कहानी बुनना कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इवॉल्व किया है ये लोग, क्या सोच रहा था ये लोग, और आज की थिंकिंग के साथ वो कैसे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। देख रहे हैं गुली के नरवी को हमने गलत बना दिया ना यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल डाल के। यस सर। वो चीज है। तो यहीं पे देखिए आप कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कागजी राज जो कि रूल ऑफ कमांड, वेबेरियन ऑर्डर, रिटर्न रूल होना चाहिए, कारखाना, गुड्स मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि पीएसयू डेवलप किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। एम्पेरर के पास अनलिमिटेड पावर ऑफ फॉर्मुलेटिंग लॉ है और मिलिट्री कमांड है। तो ये सिस्टम वन हो जाएगा लिकर्ट का। लिकर्ट प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑथोरिटोरियन रूल होता है सिस्टम वन में। सिस्टम टू में हल्का सा बेनोवलेंट रूल होता है जो अकबर में दिखा। सिस्टम थ्री में पार्टिसिपेशन होता है बट ये डिपेंड करता है रूलर पे कि वो माने ना माने। तो वो भी अकबर में कहीं हद तक सुलह कुल वाले में, और जो डिस्कोर्स करता था रिलीजियस वहां पे दिखा, बाकी जगहों पे कहीं नहीं दिखा। जनता दरबार में दिखा, जिसको वो बोलते थे झरोखा दर्शन, उसमें दिखा। सिस्टम फोर जो है वो कंप्लीटली आज के डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में बात होती है, जहाँ कंप्लीट पार्टिसिपेशन लोगों का होता है, जो कि लोकल गवर्नमेंट में कह सकते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं है आज के डेट में, वो होने की कोशिश हो रही है पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट है कि फेटर्स ही नहीं है बादशाह के ऊपर। बादशाह का ऑर्डर मतलब भगवान का ऑर्डर, और रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ पर्सन। यहीं पे हमने बात की डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट में, जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है, जो कि हमारे प्रियम्बल में देखा जाता है। अगर आपने इतना लिख दिया तो समझिए कि वो आदमी छोड़ देगा, समोसा खाने चला जाएगा, ठीक है, आपको कॉपी छोड़ के, मतलब मार्क्स दे देगा। तो ये चीज है। यहीं पे देखिए कि बेनेवोलेंस जो अकबर में शो करता है वो सिस्टम टू है लिकर्ट का। पब्लिक ओपिनियन और पार्टिसिपेशन नहीं था मोनार्की में, और पुलिस स्टेट था वो, पुलिस और मिलिट्री स्टेट जो भी बोले। यूनिटी ऑफ कमांड था, ये देखने को मिल रहा है। नोबिलिटीज और लॉयल्टीज ये सब बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। पैबोस, सिजदा, ये सब चीज कंटिन्यू रहा सल्तनत के बाद। और जो स्क्रोल्स मतलब पढ़े जाते थे, अगर बादशाह का ऑर्डर नहीं माना तो समझिए कि गए काम से। सेम चीज कौटिल्य वाले में होता था, अगर आप देखें तो। कौटिल्य बोलता है जनता ना माने तो भैया कोरा बरसा देना चाहिए, और प्रजा के हित में काम नहीं होना चाहिए तो राजा को मार देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ठीक है, 6 इंच छोटा कर दो, खत्म करो। तो छोटा राजन लोग टाइप का सिद्धांत ये लोग अपनाया हुआ था।
अंडर द इम्पेरर वर मिनिस्टर्स। कंपनी देखी आप लोगों ने, कंपनी मूवी? हाँ, सनी देओल का सर। नहीं नहीं, कंपनी विवेक ओबराय का था, काफी पहले आया था। अच्छा। कंपनी, सत्या, ये सब नहीं देखी आपने? मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में सारी मूवीज। ये सब मूवीज में दिखाया है कि भैया धंधे का एक ही वसूल है, लॉयल्टी। जो लॉयल्टी नहीं दिखाएगा उसको मार दिया जाएगा, खत्म, मार दो गोली। वही चीज यहाँ पे दिखता है ये सब। मौर्यन में क्या करता है, कौटिल्यन प्रोमाइस में नॉमिनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहा है, रियल चेक और बैलेंस क्रिएट ही नहीं कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन आज के डेट में देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो गिरा देगा पूरा का पूरा सरकार, होता है ना, ये चीज है। हु वाज फर्दर द हेड ऑफ जूनियर मिनिस्टर एंड असिस्टेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लागू हो रहा है। इसके बाद देखिए, किंग जो है डिज्योर है, हैविंग ऑल कमांडिंग पावर। किंग डिज्योर है लेकिन कमांडिंग पावर पूरा है। डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के पास है लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो ये प्रिंसिपल कहाँ से आ रहा है? मिसमैच बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिसमैच है ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आज के डेट में नहीं किया जाता है। तो डेलीगेशन प्रिंसिपल आज के डेट में यूज किया जाता है। उस टाइम में डेलीगेशन प्रिंसिपल नहीं था, ना डिसेंट्रलाइजेशन था। तो ये है क्या एक्चुअली? तो इट इज ऑन द मर्सी ऑफ किंग। द मोमेंट ही विल शो कि लॉयल्टी नहीं है, ही विल टेक ऑल द पावर्स, और पता चले प्रधानमंत्री जी अगले दिन कब्र में सोए हुए हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। मीर बख्शी का जो सिस्टम है, मिलिट्री फंक्शन का रिक्रूटमेंट, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, सप्लाई टू आर्मी, ये सब स्टाफ लाइन और ऑक्सिलरी फंक्शन में हम देख सकते हैं। सदर सुदूर, अब ये सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके का रिलीजियस ऑर्डर का डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री को देख सकते हैं थोड़ा सा, और किसी किसी होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री को देख सकते हैं कि वो मंदिरों का प्रशासन करते हैं, बट नॉट डायरेक्टली। आर्टिकल 25 से 28 का जिक्र जरूर करना है कि रिलीजियस फ्रीडम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम स्टेट डायरेक्ट मैटर्स। तो ये आपको रूल ऑफ लॉ और सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके अगेंस्ट में सदर सुदूर। लेकिन जैसे कि कुछ दिन पहले तक आपको ये दिया जाता था, सारा ग्रांट दिया जाता था। कहाँ पे, कोई बता सकता है क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? मक्का मदीना वगैरह के लिए स्टेट हाँ, देती हज थी, हज यात्रा। हज यात्रा के लिए स्टेट करवाती थी। अब वो अब वो हटा दिया, अब नहीं करती। तो इस तरीके से, लेकिन आज भी आपको डिफरेंट डिफरेंट, अमरनाथ यात्रा हो, बहुत सारी यात्राओं में स्टेट सपोर्ट करती है, बट इट इज नॉट लाइक कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? तो ये डिफरेंस आपको समझना। काजी, काजी के बारे में जो प्रोवर्ब है आपको पता ही है। काजी यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन जुडिशियल एंड रूल मेकिंग पावर। तो यहाँ क्या करता था काजी? काजी रूल भी बनाता था, बोलता था कि भगवान ये चाह रहा है, अल्लाह ये चाह रहा है, और लिख देता था और डिसाइड कर देता था कि इसको क्या करना है। कोड़े मरवाना है, इसको जेल में डालना है, क्या करना है। राजा तक कुछ नहीं बोलता था इसमें। तो ये क्या हो गया? काजी इज जुडिशियल अथॉरिटी विच इज लाइक फंक्शनिंग ऑन इट्स ओन, हैविंग नो चेक एंड बैलेंसेज एंड सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि आर्टिकल 50 में आज के डेट में क्लियर मेंशन है। जुडिशरी को भी इतना अनफेटर्ड पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आधार पे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार। तो ये समझना है आपको। सोशल लेवल के लिए मुत्तसिब जो था ये आपको मिनिस्टर, ये क्या करता था? बेसिकली मोरल स्टेटस ऑफ सोसाइटी को चेक करता था। आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ जो सेकेंड एआरसी ने बोला है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा ऐड कर लीजिएगा। जब बना रहा था तो वो याद नहीं आया, अभी याद आ रहा है। खाने समय, तो इस तरीके की चीजें, आप ऑर्डरली सिस्टम जो है, सहायक सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो लो हायरार्कीज क्रिएट करता है। लेकिन आज के डेट में टैलेंट और स्किल दोनों देखा जाता है। मतलब रिटर्न थोड़ा बहुत होता है एग्जाम, ट्रेनिंग भी होती है और स्किलिंग भी होती है। पहले क्या होता था, खाली स्किल्ड आदमी आता था, जहाँ तहाँ से लेके आते थे, पर्जिया से लेके, फ्रांस से लेके, कहीं जहाँ तहाँ से लेके आते थे, और वहां पे उसको बनाते। जितना बढ़िया मुगले आइटम बनाया उतना बढ़िया वो खाने समन के ऑर्डरली सिस्टम में वो आ जाएगा। तो इट वाज लाइक कि कौटिल्य का जो सिस्टम है आपको, क्या धर्मपद, अर्थपद, कामपद और बाकी जो पद वाला जो उनका रिक्रूटमेंट सिस्टम था, वही सिस्टम यहाँ भी लग रहा है। तो इवोल्यूशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा यहाँ पे आपको। बाद में टैलेंट प्लस स्किल दिखता है। आज के डेट में चपरासी को भी टेस्ट लिया जाता है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, निज़ाम और सूबेदार की बात करें तो ये डिविजनल एंड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। टाइपोज को, एरर्स को इग्नोर करिएगा। सूबेदार, दीवान, सदर, काजी, कोतवाल, वाकिया नवीस। बेसिकली आपको सूबेदार के बारे में थोड़ा सा लिखना है।
कि मनसबदारी और कैसे चलता था। तो पुलिस और लीगल रैशनल अथॉरिटी बाद में आपको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इमर्ज हुआ, पहले केवल पुलिस राज था। निज़ाम, लिंच पिन ऑफ और लिंकिंग पिन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज भी कायम है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे स्टेट में भी और वहाँ भी हैं। बख्शी, आर्मी चीफ बख्शी हो गया। वाकिया नवीस एक तरीके का बर्नार्ड साइमन और मार्च का जो इन्फॉर्मेशन एज लाइफ ब्लड या कम्युनिकेशन एज लाइफ ब्लड, वो चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे आप। स्पाई सिस्टम तो बाकी इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे वाकिया नवीस के तौर पे दिखेंगे। कोतवाल बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। आज के डेट में आपको बहुत सारे माइन्यूट सेपरेशन हो गए हैं, स्पाई के, पुलिस के, आर्मी के, पीएसी के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, वॉर के, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। तो अब जो है स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर है, क्योंकि टास्क थ्रेट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी पुलिस फोर्स अलग से बनाई गई है अब। तो ये चीज है आपको। कोतवाल अब जो है केवल कोतवाल नहीं कि एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, और रिलीजियस हार्मोनियन, काजीन, सदर, सब। तो आज के डेट में क्या है कि सिस्टम्स इज लाइक नेटवर्क गवर्नेंस का सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा लगता है। यही फोकस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, जिसको सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, तो सरकार नाम यहीं से आया, डिस्ट्रिक्ट का नाम सरकार था इस टाइम। यहाँ पे जो आपको स्मॉलर स्टेट बनाने का जो है काम जो हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो आपका कमेटी था स्टार्टिंग में 1940s 50s में, और बाद में अभी तेलंगाना स्टेट तक, ये कन्वीनियंस के आधार पे हुआ। तो यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों लिखा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी साथ में क्रिएट हो रहे हैं अलग से, जब नई स्टेट बन रही है तो, या सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे फौजदार, अमल गुजार, बिच की सिस्टम, अमल गुजार ये आपका असिस्टेंट था। खजानदार, खजानदार देखिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अभी भी डीएम के पास होता है, ट्रेजरार ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरार माना जाता है, चीफ ट्रेजरार है। और परगना की बात अगर हम करें तो फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेजरार, पटवारी, क्लर्क, ये सारी चीजें आज के डेट में आपको मिलेंगी। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोतवाल, सिटी कमिश्नर या कमिश्नरेट सिस्टम जो यूपी में लागू हुआ है। सेकेंड एआरसी बोलती है कि जहां भी 10 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन लगाना चाहिए। विलेज जो है एडमिनिस्टर किया जाता था लोकल विलेजर्स के द्वारा। मॉरियंस रिपब्लिक में विश्वास करते थे, इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। बट मुगल एब्सेंटली लैंडलॉर्ड थे विलेजेस में, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे बाद में। तो वो इग्नोर कर दिए पूरे विलेज अफेयर्स को, और पुलिस स्टेट के तौर पे, रेवेन्यू स्टेट के तौर पे एक्सट्रैक्शन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो अथॉरिटी यहाँ पे किस तरीके का, ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी का गेम खेलते थे, लीगल रैशनल नहीं था। मिलिट्री और मनसबदारी को थोड़ा सा आप देख लें, बाबर से स्टार्ट हुआ, और 3 टाइप का है, मनसबदारी है, आहादी है, दाखिली सिस्टम है, ये सब मेंशन करिएगा। उसके बाद इन्फेंट्री, कैवलरी, वार एलिफेंट और नेवी, ये सब चीज़ काफ़ी इलेबोरेट सिस्टम है जो आज भी है। अभी ये मनसबदारी में आप बता दीजिए कि स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल लगता है टेलर का, इफिशियंसी इफेक्टिवनेस प्रिंसिपल। शिकायतकर कमेटी ने भी सेम बताया है अभी, और कुछ सालों पहले 2017-18 में मेजर रिफॉर्म प्रिंसिपल के तौर पे, कि भाई जो इफिशियंसी है वो होना चाहिए आर्मी में। और जो भी अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली शिकायतकर कमेटी ने ही पहले रिकमेंड कर दिया। मुगल एरा ड्यू टू इनफिशियंसी, स्कीविंग और शोल्डरिंग की बात कर सकते हैं कि रूलर और करप्शन ऑफिशियल्स में बहुत ज़्यादा हो गया था। लेटर रूलर में बेसिकली नवाब्स में, जिसको नबोब्स बोलते थे ये लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है। तो नबोब्स लोग जो है बहुत ज़्यादा नवाबी बतियाते थे, तो ये लोग बेसिकली काम नहीं करते थे। जैसे कि लखनऊ का नवाब भाग गया था बिना चप्पल के, और कुत्ता ले गया लेकिन पत्नी को छोड़ के गया। ये सब चीजें यहाँ पे स्कीविंग और सोल्डरिंग को दिखाती है, इनफिशियंसी एंड विदाउट मेंटल रेवोल्यूशन इन लोगों का वर्क था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आज प्रिंसिपल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेलफेयर ओरिएंटेशन, स्टेट के मेंटेनेंस के लिए टैक्सेशन है। और महाभारता में बोलता है कि स्टेट को उस तरीके से पानी सोखना चाहिए, या मतलब टैक्सेशन लेना चाहिए जिस तरीके से बादलें सोखती है, हर जगह से थोड़ा थोड़ा लो, लेकिन बारिशें हर जगह करो। तो ये चीज, जहाँ पे पानी हो वहां से पानी लो, लेकिन बारिश हर जगह करो, ये चीज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एग्जाम्पल। लार्जेस्ट सोर्स इनकम जो था स्टेट लिस्ट में आप देख लीजिए, आज के डेट में वही है, सेम चीज, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और ये मेजर वर्क है बिहार में भी, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। गुड लैंड का इंप्रूवमेंट और सेंसिबल लैंड मैनेजमेंट, ये सप्तांग थ्योरी में भी देखा गया। वे सेम चीज ये लोग भी कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कैश आएगा। बाद में जो आपको जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब डेवलप हुआ, यही बेसिस था।
लेकिन परमानेंट वाला सिस्टम और बाकी जमींदारी, मालवारी, रैयतवारी, ये सब सब फेल हो गया, बिकॉज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म और द्वैराज्य विराज्य जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया, कि बाहरी रूलर अंदर वालों को क्यों चाहेगा भला। बम्बूज और ये सब यूज करता था जो इतना साइंटिफिक नहीं था। आज के डेट में काफी साइंटिफिज्म हो गया है। हम लोग जीआईएस सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम यूज कर रहे हैं। फिक्स्ड नहीं था लैंड रेवेन्यू, तो ये बड़ी दिक्कत थी, क्वालिटी ऑफ लैंड और ये सब चीजें। एक्सटेंशन सर्विसेज, यहाँ पे आपको राजा टोडर मल का भी आप दे सकते हैं, बिकॉज ही वॉज लाइक मेन फैसिलिटेटर ऑफ दोज थिंग्स। तो ठीक है। उसके बाद जो बेटर प्रोडक्शन के लिए कल्टीवेटर्स को फैसिलिटेट किया गया, जो आज के एक्सटेंशन सर्विस में या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में देखा जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड हो या किसान, आपको जो ये केंद्राज हैं, केवीकेज क्या होते हैं, किसान कृषि विकास केंद्र। कृषि विकास केंद्राज, तो ये एक्सटेंशन सर्विसेज देते हैं। तो ये सब सारे साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल हैं, जो एनपीए में फोकस किया गया है रिलेवेंस के आधार पे। ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। तरीके से जिजिया नॉन मुस्लिम्स पे जो लगाया है, वो आपको सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अकबर का मोर सेक्युलर था। तो स्पिरिट जो था वो क्या चीज था, लग्जरी ज्यादा था और स्टेट प्रॉस्पेरिटी कम था। तो यहाँ पे मना करेगा कौन ऐसा काम करना? कौटिल्य। कौटिल्य बोलता है योगक्षेम का कॉन्सेप्ट, मतलब जनता की खुशी में, खुशी फ्रूट जो है, फ्रूट ऑफ लेबर उनको एंजॉय करने देना चाहिए किंग को, वो लूटना नहीं चाहिए, खसोटना नहीं चाहिए अपनी लग्जरी में। एंड किंग इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। एटलीस्ट अथॉरिटी रहते हुए भी रिस्पॉन्सिबल था कौटिल्य का किंग। तो वो चीज यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आ जाइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आपको बताना है कि एक नया एक्सपीरियंस था इंडियन के लिए। उसके बाद नए पॉलिसीज को लगाते थे वो लोग, और अकबर को ग्रेट माना गया बिकॉज वो इंस्टीट्यूशन पे ध्यान दिया, फाइनेंस पे ध्यान दिया, रिलीजन सोसाइटी पे ध्यान दिया। बट बाकी इन लोग के सन लोग जो उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहे और डिक्लाइन होने लगा। यूरोपियंस ने सीज किया पावर, तो ये इवोल्यूशन आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए कि कंटिन्यूटी कैसे आया। तो आज के डेट में आप एसडीजी का, गुड गवर्नेंस का, पीपल पार्टिसिपेशन का, डेमोक्रेटिक रूल का, ये सब सारा चीज़ बता सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और सबका साथ सबका विकास के जरिए। लिकट का सिस्टम फोर विच टॉक्स अबाउट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रेमाइस वेयर आवर प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड वर्क इन बिहार। तो लिकट का सिस्टम फोर मैं बता चुका हूँ आपको कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और बिहार को आपने कनेक्ट कर दिया। आप लोग में अगर किसी ने अच्छा हिस्ट्री पढ़ा है तो बीच बीच में स्पर्ट ऑफ बिहार का थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि मुगल का जो शेर शाह वाला एरा है वो बेटर है मुगल्स से, और मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। मौर्यास का बहुत अच्छा रहा। बाद के जो आपके चंपारण और ये सब, उसमें भी बाद में भी अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि हाउ बिहार वाज डेवलप्ड अंडर ऑल दीज थिंग्स। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बाकी सारी चीजें इसकी बिहार में आपको दिखेगा ही। तो जगह जगह बिहार बिहार लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा, तो वो चीज हो जाएगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को? इसको भी हूबहू याद कर लीजिए, कोई खास इसमें नहीं है कि चेंजेस आपको चाहिए, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। राइट? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। इसको अच्छे से पढ़िए, और जितना आप अपना कर सकते हैं इसमें डाल सकते हो, बट दैट इज नॉट नीडेड ऑल्सो, इट्स मोर देन इनफ। नो टीचर कैन एक्चुअली, मैं तो अपने आप को टीचर भी नहीं मानता, बट एनीवेज ये चीज़ें जो है फैसिलिटेट जो मैंने की हैं चीज़ों को, उसको और ज़्यादा आप कोहेसिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन विम्स एंड योर ओन फैंसीज, अकॉर्डिंग टू योर ओन एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैंने कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज एग्जाम्पल्स तो आराम से मैं करा भी रहा हूँ क्लासेज में, जो आप लोग अगर एक बार देख लें वीडियो वापस निकाल के या अपने नोट्स को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन में डिस्कस करूँ या इतने पे एंड करें, या अभी एग्जाम्पल वाली क्लास करें? व्हाट यू वांट? पीपल्स पार्टिसिपेशन के ऊपर बता दूं? हाँ सर वो आप लोगों में से कितने लोगों ने मॉडल आंसर ऑलरेडी पढ़ लिया है? एनीवन? जितने भी दिए गए हैं सारे, या रिसेंट वाले? मैंने कुछ कुछ
तो नहीं। आलोक जी। यस। सर कल के पहले जितना डाले थे वो करे, कल वाला और आज वाला। ठीक है, सबको बढ़िया। और ये देखिए, पीपल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। और ये किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। रजनीश जी का आवाज आ रहा अच्छा, गाड़ी वाड़ी सब चल के आ रही है। है। चलिए, एक चीज है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट सजेस्ट सम मेजर्स टू मेक इट वायबल, राइट। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट हैं। पीपल पार्टिसिपेशन है क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, और फाउंडेशन कैसे है बिहार स्टेट में के कॉन्टेक्स्ट में, आपको ये सब बतानी है। मेजर बताने हैं कि क्या कैसे वायबल हो सकता है। देखिए, अब इसमें क्या करना है कि अब लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो मेजर एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा टू मच फोकस मत करना। फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करना। रादर ये समझना है आपको कि पीपल्स पार्टिसिपेशन का स्टेप वाइज सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बनेंगी, राइट। कि पीपल पार्टिसिपेशन है क्या, उसके क्या एलिमेंट हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उसके बेस पे लास्ट में जाके यहाँ पे 10-12 मेजर मेजर पॉइंटर आएंगे, और वाइबिलिटी पे, मेजरमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करना है। और बिहार स्टेट से भी रिलेटेड एग्जाम्पल हमें डालने चाहिए हर जगह। और बिहार स्टेट में केवल ये एग्जाम्पल नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाले में भी, मेजरमेंट वाले में भी, हर जगह आपको थोड़ा बहुत इनपुट डालना चाहिए। तो देखिए, स्टेप वाइज कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन में जो वेग क्वेश्चन होते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन एक्चुअली वेग क्वेश्चन। एक लाइन में कहा जाए तो हर जगह पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनने चाहिए, लीगल एंड रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर्स करना चाहिए, यही है कुल मिला के। बट आपको बहुत ही स्टाइलिस्टिक फैशन में लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, डेमोक्रेटिज्म के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिसाब से। तो उसमें हमने क्या किया कि क्यों आना चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग क्या है पीपल्स पार्टिसिपेशन का एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी की हम बात करेंगे। और गुड गवर्नेंस एरा में ऑल ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, इस पे हम फोकस करेंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे हम कि प्रियम्बल में वी द पीपल, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें कि नीड को, पीपल्स के नीड को, फेयर पार्टिसिपेशन को जगह दी जाती है। अब सोवरेनिटी में देखें कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। ठीक, अब ये देखिए कि सोवरेनिटी को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से, जो कि बर्नार्ड महोदय करते हैं, और डिसीजन मेकिंग मॉडल से साइमन मॉडल कहते हैं। तो जब भी डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग होगा या कम्युनिकेशन होगा, उसमें जनता की भागीदारी निश्चित रूप से टू वे कम्युनिकेशन में होगा, वन वे नहीं होगा। चाहे आप ई गवर्नेंस की बात कर लें, चाहे नॉर्मल सवरन पीपल की बात कर लें, कि वो अपना वॉइस रेज करेगा तो कोई ना कोई उसको दूसरी तरफ लेके जाएगा। सोशलिस्ट की बात करें तो ये वेलफेयरिज्म और नेशनलाइजेशन से रिलेटेड, जो एनपीए में, वर्ल्ड ओरियन पर्सपेक्टिव में, मिनोब्रुक 1 में, यहाँ तक कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, सीपीए में, इन चीज़ों में देखा जाता है, राइट। रोहित जी म्यूट करिएगा प्लीज। चलिए, मैंने ही कर दिया, आवाज आ रही थी आपके बैकग्राउंड में। सेक्युलर वाले में तो राइट फ्री या सिविल राइट, सिविल स्ट्राइक फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या दर्शा रहा है, स्पिरिटी कोर, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, जो कि रिग्स ने भी और फ्योल ने भी काफी इसको किया। डेमोक्रेटिक में देखिए, डेमोस प्लस क्रेशिया, पीपल्स रूल, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ये लिंकन ने सजेस्ट किया, फॉले ने सजेस्ट किया, है ना। रिपब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन बाय चूजन और इलेक्टेड मेरिटोरियस हेड, परमानेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है आपको इमरजेंसी और अदरवाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये रिपब्लिकनिज्म को शो करता है, ठीक है। रिपब्लिक में क्या सबसे बड़ी महानता है कि इलेक्टेड और मेरिटोरियस हेड होते हैं, चाहे वो परमानेंट है चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेरिट यहाँ पे क्या है, या तो जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसकी वैल्यू देखी जाएगी, या नहीं तो उसका टैलेंट देखा जाएगा ना। गुड गवर्नेंस वाला ये बना देना आपको, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें आती हैं। जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक अकाउंटेबिलिटी, कंसेंसस, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। वही आपको बता देना है, ये बना दीजिए, नीचे पे एक लाइन लिख दीजिए, पार्टिसिपेशन हिंजेस ऑन पार्टिसिपेशन हिंजेस एवरीथिंग।
बिहार में पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या है इशू? तो मौर्यन रूल में आपको पार्टिसिपेटिव कल्चर हुआ डेवलप, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ है। तो कौटिल्य ने खुद बताया था कि द्वैराज्य या वैराज्य होगा अगर बाहरी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जैसे कि मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेडर्स, ब्रिटिशर्स को भी आपको लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स बोथ वर इन्वेडर्स, बाहरी राज्य वाला आदमी। तो कौटिल्य खुद बताता है अगर बाहरी राज्य का आदमी हो तो क्यों इंटरेस्ट लेगा वो। सेम चीज जमींदारी सिस्टम वगैरह ये सब में लिख सकते हैं। फिर फ्यूडल सिस्टम्स जो डेवलप हुए ब्रिटिशर्स के टाइम में, नवाबी सिस्टम जो डेवलप हुआ जिसमें 550 राज्य से ज्यादा हुआ, वो भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा चीज है कि पावर इम्बैलेंस। ब्रिटिशर्स या जो भी लोग थे इतना ज्यादा मजबूत बन गए, मुगल्स इतना ज्यादा मजबूत बन गए, जनता मुंह ही नहीं खोलती थी, माई बाप करती रहती थी। चंपारण विद्रोह में हम देखते हैं गांधी जी आते हैं यहाँ पे, बोलते बाप रे बाप बहुत ज्यादा गंदगी है, लोगों के पास पावर इम्बैलेंस है। तो वो क्या बोलते गांधी जी? गांधी जी बोलते कि यार यहाँ पे लोगों को खाली ये बता दो कि उनके राइट्स हैं और उनको डिमांड करना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने ये बोला। तो ये अथॉरिटेरियन रूल को कनेक्ट करता है लिकर्ट सिस्टम वन में। उसके बाद आज ये कि बाद में क्या होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आपको लैंड आपका बॉन्डेड है, स्टेट जो है बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा वीक है, इन्फिल्ट्रेशन है, बहुत सारा नकली कारोबार होता है, तो यहाँ पे दिक्कत है। दूसरी बात है जनरल विल जो है पॉलिटिकल क्लास का बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें हम जितना देख लिख सकते हैं सब सारा कास्ट, क्लास, क्रिमिनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेवलप हुआ है, जो कि फ्रैगमेंटेड एंड कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म दिया, रिक्स ने बोला इसको। तो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड इसी वजह से। लॉपसाइडेड बैलेंस ऑफ पावर, इम्बैलेंस पॉलिटी की बात करेंगे। वेबर ने बोला है कि ब्यूरोक्रेसी तब तक अच्छी है जब तक कि पॉलिटी इम्बैलेंस नहीं है, मतलब पॉलिटिकल रूल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक ऐसा पावरफुल पॉलिटी होना चाहिए जिसमें जनता का रूल हो, और ब्यूरोक्रेसी को उसमें इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए ना कि इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए। बिल्कुल उल्टा हो गया है अभी, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स इंस्टीट्यूशनल बना लिया हमने ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को। पब्लिक पार्टिसिपेशन नीड या मीन क्या है या इंटेल क्या करता है? तो अब देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, राइट और इंटाइटलमेंट डिमांड करने के लिए, जैसे मनरेगा हो गया, इसमें उसमें सोशल ऑडिट और ये सब सारी चीज़ें बता सकते हैं। डिमांड पब्लिक के थ्रू ही होता है मनरेगा में, कि आपको जॉब चाहिए, आप चाहिए, आप कौन से कास्ट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोकल रोल में इनरोल हो सकते हैं अगर आप लोकल यहाँ पे हैं, अगर वहाँ के वासी। तो सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फ्लुएंस ओवर, ये आपको ग्रीवांस रिड्रेसल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बिल के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आपको स्मूथली एंड इफेक्टिवली मशीनरी को रन कराने के लिए तो नेटवर्क गवर्नेंस का फेनोमेना बता सकते हैं। पीपल नीड के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तो लीकर बैन जो है डिमांड किया गया था विमेन्स ऑफ बिहार के द्वारा। फिल्म पॉलिसी लगातार डिमांड की जा रही थी, बाहर जो लोग हैं एक्सपैट, मॉरिशियस वाले, सूरीनाम वाले, ये लोग कर रहे थे, इंक्लूडिंग इंटरनल। तो इसीलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है कि ये सब सारी चीज़ें सुधर सके। पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये सब सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पहले ही पब्लिक सपोर्ट के थ्रू ही वो सब सारी चीज़ें सक्सेस करने लगी थी। इसी तरीके से आपको अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए, जैसे कि आरटीआई का यूज़ किया फ़ोन कॉल के जरिए, डेजिग्नेटेड आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाने की बात कर रही हैं फॉले, वो चीज़ देखेंगे हम। बॉटम अप रूल प्रमोट करना है हमें 73rd और 74th, तो उसके लिए भी पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये सब ऐसा सधा हुआ पॉइंट है जो आपको लिखना है। हम क्या देखते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वे में, हम लिखने लगते हैं जेनरिक आंसर, तो हमें फेच नहीं करेगा। यहाँ आपको वही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो कि फेच करेगा मार्क्स, ठीक है। बेनिफिट क्या है या फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो उसको देखेंगे हम। तो इसमें देखेंगे कि सोशियो कल्चरल और ये सब सारा टेक्निकल कंडीशन को बनाता है, इंफॉर्मेशन बनाता है, जैसे कि प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों में प्रोजेक्ट का सिलेक्शन को लीड करने में मदद करता है। उसके बाद जो बेसिक मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज है उसमें बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो सकता था, बिहार में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने जहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जनता का साथ लेके बनाया। एक मणिपुर वाला एग्जाम्पल भी आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का एग्जाम्पल आता है। 100 किलोमीटर रोड बना दिया केवल जनता, ट्राइबल पॉपुलेशन को लेके साथ में, बिना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट के। दो ही इज आईएएस ऑफिसर, थोड़ा बहुत इनको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल। पीपल्स पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है। करप्शन को कम करने के लिए हो, चाहे प्रोग्राम बेनिफिट को, इम्बैलेंस को कम करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ को ठीक करने के लिए,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट को बनाने के लिए, लोकल कम्युनिटी को डेवलपमेंटल चेंज करने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए, कम्युनिटी बेस बनाने के लिए, वॉलंटियरिज्म को बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल एंड न्यू लोकलिज्म, ये दोनों लिख सकते हैं आप लोग। तो ये सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएगा, स्वराज, सुराज, ये सब सारा चीज़ जो गांधीयन प्रेमाइस है उसको ये करेगा। ओशनिक रिपल थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसके बाद देखिए कि जो बेसिकली स्पिरिट कोर बनाता है कम्युनिटेरियन अप्रोच है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बढ़ाएगा। अब कितने तरीके के कैटेगरी हैं पीपल पार्टिसिपेशन के, इसके लिखे बिना आपका पब्लिक एड का आंसर पूरा नहीं होगा। अब देखिए कि डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज़्यादा कोहेसिवली लिख सकें, बहुत कम में लिख सकें बेनिफिट, या इसको बाकी चीज़ों की नीड और ये सब चीज़ को कितना पॉइंटेड लिख सकें, ये सबको कितना पॉइंटेड लिख सकें, ये आप पे डिपेंड करता है। बट यू हैव टू राइट दिस वन, पार्टिसिपेशन इन जनरल, जिसमें इलेक्शन आएगा, जिसमें एग्जाम्पल हमने दिया बिहार का भी। उसके बाद रिकॉल का जो सिस्टम है, इसमें बिहार का भी आएगा। राइट टू रिकॉल आज के डेट में हो चुका है कहीं कई सारी जगहों पे, बट वो काम नहीं कर रहा है, वो अलग बात। प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, वेस्टेड ग्रुप, जब ये सब तो बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है। अग्निवीर में प्रोटेस्ट में देख रहे थे आप, सारा ट्रेन वगैरह जल गया, सब हो गया, तो वो सब चीज़ें। एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी काउंसिल, जिसका जिक्र हमने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में भी रोगी कल्याण समिति मॉडल को अडॉप्ट करने में किया था। पब्लिक ओपिनियन बनाने में, जैसे कि बिहार इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सर्टेन रोल्स को हमने यहाँ हाईलाइट किया है कि भाई कैसे वो जनता तक पहुँचती है, और ये बहुत अच्छा है। इसका IPRD का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एंड ऑल। देखिएगा तुरंत 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 देगा जो है जानकारी, CMO के थ्रू और बाकी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये दूसरा प्रेमाइस है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में साइमन, और पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी पैराडाइम इजिकल ड्रॉअर का। इसी तरीके से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में पॉलिसी आउटकम, परफॉर्मेंस ऑडिट, नीति आयोग, ये सब का, और शेयरिंग बेनिफिट में भी ये सब आ जाएगा। अब देखिए कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म क्या होंगे। तो पंचायती राज में 32 लाख मेंबर हैं जो कि इलेक्टेड है हर साल, हर 5 साल में। इस तरीके से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हम शेड्यूल 9B में देखते हैं। महिला मंडल्स हैं, फार्मर सर्विस सोसाइटी हैं, युवक केंद्राज हैं, पैक्स वगैरह का भी आप लिख सकते हैं आज के डेट में, पैक्स। इसके बाद आपको वॉलंटरी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब पार्टिसिपेशन के आधार हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। और ज़्यादा आप लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके लिख सकते हैं। 4000 रजिस्टर्ड NGO है बिहार में जो कि वेरीफाई। अब लिमिटेशन क्या है, तो एरिस्टिकोटिक और मैकेनिकल ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोपैथोलॉजी और रेड टेप और वेबेरियन क्रिटिसिज्म में ये चीज़ आएंगी। अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगा, जिसमें कि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, पॉवर्टी, लिटरेसी, ये सब देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नीडेड है। इंटीग्रिटी एंड साइनार्की जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ाया था CA और DA में, CPA एंड DA वाले आंसर में देखिएगा लिखा हुआ है साइनार्की क्या है, तो वो नीड है यहाँ पे। नेगेटिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से रिलेट करता है। बॉन्डेड रेशनैलिटी, टाइम कांस्टेंट, पॉलीकम्युनलिज्म बताया रिक्स ने, वो बता दीजिए। योगक्षेम का कॉन्सेप्ट कि भाई लो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और करप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में। फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जिसके थ्रू आपको टॉप ऑर्डर का रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन में नीडेड है। पार्टिसिपेटरी कल्चर का अभाव है हमारे यहाँ, तो उसमें सिडनी बर्वा एंड आलमंड गैब्रियल नाम के विद्वानों ने बोला कि सिविक पार्टिसिपेटरी कल्चर होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है। इंडिया और बिहार में वैसे पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। यहाँ आदमी बोलता नहीं है, उससे पहले उसको कुत्ते की तरह चुप करा दिया जाता है बिकॉज ऑफ पावर इम्बैलेंस। तो वही चीज़ यहाँ पे ये लिमिटेशंस में आप लिखेंगे। स्ट्रैटेजीज क्या है वाइबल बनाने के लिए, तो इसमें हमने जो लिखा है वो बहुत ही पब्लिक ऐड के थ्रू लिखा है, तो आप लोग भी वैसे ही लिखिए। ज़बरदस्ती का कोई पॉइंट GS का लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाना है हमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, उसके बाद मोटिवेट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, कनेक्शंस बनाना है, IEC को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन को फोकस करना है, सिटीजन चार्टर के थ्रू इंगेज करना है, सोशल ऑडिट में रोल बढ़ाना है, डिजिटल डिवाइड को कम करना है, हैव और हैव नॉट्स, गरीबी और वो सब जो है इसको कम करना है, बिकॉज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो उसमें डेल्टा रैंकिंग को अप ले जाना है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 51% गरीब हैं उसको कम करना है। ये सब ओपन डोर एडमिनिस्ट्रेशन, मुक्त द्वार प्रशासन होना चाहिए, किसी को भी कभी भी किसी भी टाइम में आके देख सकता है। दिस इज जस्ट लाइक अशोकन प्रेमाइस। अशोक बोलता था कि अगर मैं रानी के साथ भी बैठा हुआ हूँ तो मुझे अगर गवर्नेंस का काम है तो तुरंत इत्तला करो,
रानी को छोड़ के मैं जनता को देखने चला जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड मुक्त द्वार प्रशासन, राइट। इतना ज्यादा कोई सोचता नहीं है भैया अब आज के डेट में। दिक्कत ये है, देर आर पीपल विद हार्ट, बट लोग हार्टलेस उनको बना रहे हैं। चेंज एजेंट हैं लेकिन उनको ही चेंज करने पे लगे हुए हैं पॉलिटिशियंस। डेमोक्रेटिक वेज टू डिसाइड मेजर सॉल्यूशंस, यूज ऑफ प्रेशर ग्रुप एंड इनलाइटेंड सिविल सोसाइटी। प्रणब मुखर्जी दा ने बोला था कि ये डेमोक्रेसी जो है वो आपको सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी है ये सब। डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी, टू बी एग्जैक्ट। डिसेंट मतलब अगेंस्ट व्यू। हमारा जो व्यू है वो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट के जैसा हो, तो इसके लिए डेमोक्रेटिक वेज हम खोज रहे हैं जिसमें कि प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी एनलाइटेंड होना चाहिए, राइट। ये जो चीज़ है इसको आप एग्जैक्टली बना पाए तो बहुत अच्छा है रट के, बट ना बना पाए तो ये पॉइंटर्स छोड़ दीजिएगा बस। पार्टिसिपेशन में क्या क्या होता है और इससे ट्रस्ट डेवलप होता है ये बता दीजिएगा। पार्टिसिपेशन, कंसेंसस, इथिकल बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटी, सर्विस कॉम्पिटेंसी, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, ट्रस्ट डेवलप होगा, राइट। इसको हिंदी में अनुवाद करना मेरे लिए संभव नहीं है, करिएगा क्या। पार्टिसिपेशन ट्रस्ट सबको पता है, ये सब हिंदी में खोज लीजिएगा इसका गूगल करके। अब आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में भी दे दिया गया है। 2015 में एक बिहार सर एक्ट। नंबर में क्या लिखे थे? ये नंबर नहीं है एक्चुअली, एक क्रिटिकल इंसिडेंट है, समझ रहे हैं। सर ऊपर में। हाँ हाँ वही। हाँ, देखिए क्या होता है यहाँ पे, पार्टिसिपेशन इम्पैक्ट कैसे होगा, ट्रस्ट को इम्पैक्ट कैसे करेगा, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग ही तो सबसे बड़ी चीज़ है ना डेमोक्रेसी में। एक जनता का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, केओस क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कंसेंसस बिल्डिंग है ना, तो आप यहाँ पे देखिए कंसेंसस बिल्डिंग को कितना पॉइंट दिया है, 0.345 दिया है, और उस पे जो बेसिकली ट्रस्ट का मेंटेनेंस है वो 0.70 दिया है, मतलब उतना लगभग माना है। इसको गुना करके एक निकाला है कि कंसेंसस बिल्डिंग कितना ज़रूरी है, उस हिसाब से पॉइंटर्स दिए गए हैं। और इस पे निकाला है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स आर इटैलिक इन बोथ, बिकॉज ये कोफिशिएंट है एक तरीके का, ये बताता है कि कौन सी चीज़ करने से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रस्ट पे। समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये रिसर्च पेपर से लिया गया था, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको बस मैंने आपको क्या बोला, ये क्रिटिकल इंसिडेंट और कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिएगा, पार्टिसिपेशन और ये सारे पॉइंटर्स लिख दीजिएगा, बस हो गया ना। ये याद करके किसी को समझा भी नहीं सकते आप। तो कैंपेन आपका बिहार एट 2025 15 में चालू किया था बिहार सरकार ने, ये बहुत ही बढ़िया चल भी रहा है बिहार में। ये ब्रेन चाइल्ड है चीफ मिनिस्टर साहब का, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैंपेन पार्टिसिपेटरी एजेंडा के थ्रू है। 40,000 विलेज में 10,000 गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मेंबर हैं। 8 to 10 वीक्स उसमें लगाया था उन्होंने सबको पहुंचने में। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए, जिसमें कि मेनी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर सके, जनसंवाद हो सके और इंटरेक्टिव विजन डॉक्यूमेंट बन सके, और अपेरेंट दैट पीपल पार्टिसिपेशन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो ये चीज़ें आपको लिखनी चाहिए वहाँ पे कंक्लूजन में, रादर देन राइटिंग जेनरिक थिंग एंड ऑल। बिहार वाला तो आपको नंबर देगा, पूरा नंबर देगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अब इसमें बिहार के सारे दिए गए पॉइंटर्स, कोई ये नहीं बोलेगा बिहार वाला नहीं दिए सर। बिहार वाले पॉइंटर्स भी मैंने बताए हैं कि बिहार में क्यों दिक्कत है पब्लिक पार्टिसिपेशन, और उसका सोल्यूशन भी बताया गया है, इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हर जगह, ठीक है। लिमिटेशंस जो ये सारे सारे बिहार के हैं, सारे बिहार में ये सारे लिमिटेशंस, आपको बिहार 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 लिखना है तो लिख सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट नीडेड। अगर आपने ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया, लास्ट में बिहार लिख दिया, स्ट्रेटजीज में 2-3 चीज़ों को बिहार से कनोट कर दिया, इट्स मोर देन एनफ। एग्जाम्पल तो ढेर सारे बिहार के दिए गए। एनी प्रॉब्लम हियर? सर दो टाइप में ये पार्टिसिपेशन वो किए हैं। हम्म। उसमें क्या नहीं समझ में वो आया? सर क्या क्या था, थोड़ा सा बता दीजिए सर। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, जिसमें हम देखते हैं कि इलेक्शन में जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में काम करता है, जिसमें कि हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कहाँ पे, इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे वोटिंग के लिए जाते हैं तो हमको थोड़ी ना कोई पूछता है, बिठा के चाय पिला रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं जनता दरबार में तो वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ये देखिए, इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शन होगा, रिकॉल प्रोसेस होगा, प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पे होगा, एडवाइजरी कमेटी होगी, पब्लिक ओपिनियन होगा। ये सारे इंस्टीट्यूशनल हैं। इसमें अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं होगा, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे जैसे कि यहाँ पे, तब तक आपका काम नहीं होगा।
लेकिन जहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डायमेंशन की बात है, तो उसमें आपको जो भी पैराडाइम है वो आपको पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड होंगे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होंगे, जहाँ पे आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी, डायरेक्ट आइडियाज भी, डायरेक्ट टैलेंट भी, डायरेक्ट माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पे, जैसे डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स में, इन सारी चीज़ों में। तो उसके लिए क्या करना होगा? पंचायती राज, कोऑपरेटिव, महिला मंडल, फार्मर सर्विस, युवक केंद्र, वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा, ऐसा जी भी लिख सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, ये चीज़ें तो पढ़िए, जितनी बार पढ़िएगा इसमें कुछ खास तो इतना पॉइंटेड है। अब क्या इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस की कोई कमी इसमें मैंने नहीं छोड़ी है, इतने पेजेस में भी 8 पेज का है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया। एंड नो वेयर यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट, जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी उठाया गया। सारी चीज़ें मैंने लिखी है हाथ से, आप लोगों को लिखने का था ना कि भाई हाथ से लिख के दो, लिटरली टाइप किया मैंने, तो चीज़ें। और कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? नो सर। आप लोगों का जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो 5 तारीख को होगा पहला, ठीक। उसके 4 दिन बाद फिर होगा, उसके 4 दिन बाद फिर होगा, उसके 4 दिन बाद फिर होगा। तो 20 तारीख तक में हम चारों टेस्ट कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, जो उसका तय है टाइम, वो आपको अकॉर्डिंग टू बीपीएससी ही रहेगा, जिस टाइम में बीपीएससी लेता है। और दूसरी बात है कि आपको टाइम्ड माहौल में खुद लिखना है, राइट। अब मैं बैठ के लिखवा तो नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन आपको चला जाएगा एक नाइट बिफोर, जैसे 5 को है तो 4 को चला जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो आपको fixed होंगे, अच्छे question। क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आई। किसी ने सजेशन दिया कुछ? क्या आवाज़ आई आप लोगों को? से वो बैकग्राउंड कुछ नहीं। कुछ बोल रहा है, बोल रहे हैं कुछ, क्या कोई बोल रहे हैं क्या? दोबारा बताइए। बोल रहे हो। कुछ तो बताया जा रहा था कि ऑनलाइन ही चल रहा है वगैरह वगैरह।